पिछली बार हम कहाँ थे? कौन से चैप्टर पे थे? 14 नंबर। पेज नंबर 54। 54। चैप्टर नंबर 14। ओके। शरीर शुद्धि के लिए योग क्रियाएं। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि हमारा शरीर अंदर से साफ रहे, इसके लिए हम क्या क्या जुगाड़ करते हैं। पेट को साफ करने के लिए भी कई प्रकार के जुगाड़ करते हैं हम। दुनिया के कोई दूसरे मनुष्य के अलावा कोई प्राणी को अपनी पेट की सफाई के लिए किसी भी प्रकार का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मनुष्य को क्यों पड़ती है? मनुष्य कौन सी गलती करता है जिसके कारण उसको ये सब करना पड़ता है? ये सब हम आगे समझने वाले हैं। अब योग शास्त्र ने अपने शरीर की शुद्धि के लिए कई प्रकार की क्रियाएं बताई हुई है, जिसको षटकर्म कहते हैं। षट यानी छह। छह प्रकार की विधियां योग शास्त्र ने बताई है, जिसमें नेति नेति के भी प्रकार होते हैं। दूसरी होती है दोती। तीसरी होती है बस्ती। कपालभाति, त्राटक और नोली क्रिया। ये सब अलग अलग प्रकार की विधियां बताई हुई हैं। तो हमें उसको थोड़ा बेसिक समझना है। ऐसे तो किसी भी प्रकार की सत्कर्म की विधि की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता होती है, शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसी टाइम हमें कोई न कोई विधि का उपयोग करके शरीर शुद्धि कर लेनी चाहिए। जब जरूरत पड़ती है तो कर लेनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार गलती हो जाती है, शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाता है और जरूरत पड़े तो वो विधि करने में कोई संकोच नहीं रखना चाहिए, कर लेना चाहिए। जब आवश्यकता है तो कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि किसी की जरूरत ना पड़े। तो पहले देखते हैं नीति। नीति दो प्रकार की है। एक है जल नीति, दूसरी है सूत्र नीति। आपको यहाँ चित्र में दोनों का चित्र दिखाई दे रहा है। जल नीति में ये आपको दिख रहा है, एक पोट होता है, जल नीति पोट। वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है। तो इसके अंदर पानी भरना है, और पानी भर के वो नीति पोट का, जहां से पानी बाहर निकलता है, वो नाक के एक साइड से पानी को अंदर भेजना है,
और अपने कपाल के अंदर जहाँ वायु कोतर है वहां पानी जाके दूसरी नाक से वो ही पानी वापिस निकालना है। इस ये जो क्रिया है उसको जल नीति कहते हैं। नीति के दो प्रकार है, जल नीति और सूत्र नीति। तो जल नीति में जल का प्रयोग किया जाता है, पानी से नाक की सफाई की जाती है। अब नाक की सफाई कब जरूरत पड़ती है? तो हमारे जो यहाँ से दो नाक के होल है वहां से हवा अंदर जाती है, और हमारी जो कपाल है वो कपाल के पीछे के हिस्से में वायु कोतर होते हैं। वहां थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, और वहां जो सरफेस होती है श्वास नली की वो अनइवन होती है, यानी प्लेन नहीं होती। जैसे कोतर, कोतर का मतलब क्या है? आप कोई नदी के किनारे जाते हो तो नदी के किनारे पे आप देखोगे तो क्या जमीन ऊपर उबड़ खाबड़ होती है, कहीं प्लेन नहीं होती। तो ऊंचा नीचा खड्डा ऐसा जगह होती है जो प्लेन नहीं होती है, उसको कोतर कहते हैं। तो हमारे नाक के अंदर भी अंदर की ओर ऐसी उबड़ खाबड़ लेवल वाली सरफेस होती है, और भगवान ने ये ऐसी सरफेस बनाई है कि कोई भी हवा नाक से अंदर जाए तो वो वायु कोतर के अंदर कहीं कोई एक जगह वो हवा वायु कोतर की अपनी जो स्किन है वहां वो टच हो जाए, और स्किन के ऊपर जो चिकनाहट होती है वो चिकनाहट के साथ वायु, हम जो श्वास लेते हैं इसमें जितनी भी डस्ट आती हो, बैक्टीरिया आते हो, कोई भी कचरा हवा के साथ जाता है श्वास के साथ, वो सारा कचरा अंदर वायु कोतर की जो दीवालों के ऊपर जो चिकास है वहां वो संपर्क में आने से वो चिकास के साथ चिपक जाए, और वायु जो अंदर फेफड़ों में जो हवा जाती है वो फिल्टर होके एकदम प्योर साफ सुथरी हवा फेफड़ों में जाए। इसके लिए ये पूरी व्यवस्था भगवान ने बना के रखी है। हो सकता है तो मैं यहाँ वायु कोतर का चित्र मिल जाता है तो आपको दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ आपको ये नाक के कपाल के अंदर ऐसे अनइवन स्पेस होती है जहाँ जो हवा अंदर जाती है वो हवा ये अंदर की जो सरफेस होती है वो नाक से यहाँ से अंदर हवा जाती है तो अंदर की जो सरफेस होती है वो अनइवन होती है, और वो हवा
कहीं ना कहीं स्किन के साथ संपर्क में आती है और ये स्किन के अंदर चिकास होती है, और वहाँ चिकास इसके साथ चिपक जाती है। फिर वो हवा शुद्ध होके अपने फेफड़ों में जाती है। भगवान ने वहाँ फिल्टर के तौर पे ये वायु को तर बनाए हैं, वहाँ फिल्टर नहीं रखा है कि भी चलो फिल्टर भर जाए आप निकाल दो, दूसरा लगा दो। तो कुदरत ने अपने हिसाब से डिजाइन की हुई है। अब वहां जब ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, कफ इकट्ठा हो जाता है, तो श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। तो जब श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, तब वो सारे कफ को पिघाल के पानी के साथ बाहर निकालने के लिए या तो जल नीति का प्रयोग किया जाता है, या तो सूत्र नीति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र नीति में क्या किया जाता है कि नाक से डोरी, रबर की कैथेटर आती है पतली, या तो सूत्र की भी आती है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसको नाक से अंदर डालना होता है और अपने मुंह में से निकालना होता है। फिर दोनों को ऐसे आगे पीछे खींच के पूरे रास्ते में जो कफ जमा पड़ा है वो इन नेति के साथ चिपका के उसको बाहर निकाल देने का होता है। तो जल नेति से जब पानी नाक से डालने के बाद दूसरे नाक से बाहर नहीं निकाल पाते हो, उस केस में आपको सूत्र नीति का प्रयोग करके अपनी नाकों के अंदर इकट्ठा हुआ कचरा बाहर निकालने का एक अद्भुत व्यवस्था ये योग शास्त्र में बताया है षटकर्म के जरिए। तो नाक की सफाई के लिए नीति की व्यवस्था है, सूत्र नीति है, जल नीति है। सूत्र नीति भी दो प्रकार की होती है, रबर की कैथेटर होती है और एक कॉटन की डोरी होती है, जिसको अंदर डाल के मुंह से निकाल के दोनों साइड से सफाई करने की होती है। अब आपके जठर में जब कचरा इकट्ठा हो जाता है, कई लोगों के जठर में पित्त इकट्ठा हो जाता है, कई लोगों के जठर में कफ भी इकट्ठा हो जाता है। तो नाक से निकला हुआ कफ जब बाहर नहीं निकलता है तो अपने गले के रास्ते, अन्न से रास्ते जठर में भी कई लोगों का इकट्ठा हो जाता है, कई लोगों को पित्त इकट्ठा हो जाता है। तो ये जठर की सफाई के लिए या तो वमन की प्रक्रिया बताई है या तो धोती की प्रक्रिया बताई है। तो ये दोनों जठर की सफाई के लिए है। और वमन में क्या करना है, आपको थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है और पानी गटागट पी लेना है, और फिर अंदर मुंह में उंगली डाल के आगे झुक के पूरा जो जठर में पानी भरा है वो सारा उल्टी करके वमन वमन करके वॉमिट करके आपको बाहर निकालना होता है। तो इसमें सारा कचरा जठर का बाहर आ जाता है। जल नीति में जब यहाँ से पानी डालना है तो वो भी थोड़ा वार्म होना चाहिए, थोड़ा, और थोड़ा नमक डाल के उसको इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह आप यहाँ जठर की सफाई के लिए भी आप नमक वाला थोड़ा सा वार्म वाटर लेके भी आप कर सकते हो। अच्छा, जो लोग ये नहीं कर सकते हैं उनके लिए दूसरा रास्ता बताया है धोती का। तो धोती के अंदर क्या होता है, यहाँ चित्र में देखिए, एक 2 इंच, 1 या 1.5 इंच की कपड़े की पट्टी और लंबी होनी चाहिए धोती। धोती का मतलब है जो पुरुष लोग धोती पहनते हैं, वही शब्द के ऊपर से धोती पड़ा है। तो धोती जो पुरुष पहनते हैं उसकी लंबाई काफी 10 फीट से लेके 15 फीट तक होती है। तो ये धोती का एक टुकड़ा लंबा 1 से 1.5 2 इंच का पूरा पट्टा, कॉटन का कपड़ा, वो पट्टा लेना है, वो अच्छी तरह साफ कर लेना है। फिर उसको मुंह से खाने का होता है और पूरे कपड़े को जठर में डालना है, और लास्ट में थोड़ा सा, लास्ट टुकड़ा थोड़ा बाहर रखना है। पूरा खा नहीं जाना है, पूरा खा जाओगे तो फिर निकाल नहीं पाओगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टुकड़ा बाहर रखना है, बाकी 10-12 फुट अंदर जाना है।
पेट के अंदर डालना है, और कई बार सीधा आप नहीं खा सकते उसको, तो पानी पीते पीते उसको अंदर पेट के अंदर डाल सकते हो। तो पूरा कपड़ा जब जठर में चला जाए, फिर आपको वापिस उसको निकालना है। उस टाइम पेट के अंदर पूरा कपड़ा जाने के बाद आपको पेट को थोड़ा हिलाना है, अग्निसार क्रिया करना है या तो नोली क्रिया करना है, ऐसा कुछ हिला के। हिलाने से क्या होगा, जो कपड़ा जठर में गया है वो अंदर हिलेगा, तो जठर के अंदर जितनी भी चिकास है, पित्त की हो या कफ की हो, जो भी हो, वो सारा कपड़े के साथ चिपक जाएगी। फिर आप कपड़े को मुंह से वापस खींच लोगे, तो पूरा जठर का कचरा, आपकी जो कपड़ा आपने पेट में डाला था उसके साथ चिपक के वापस बाहर आ जाएगा। और वो इतना चिकना गंदा निकलता है कि आप उसको साफ करने जाओगे ना तो भी अच्छी तरह सफाई नहीं होता है। तो ये धोती की क्रिया है, इसमें आप अपने जठर को साफ कर सकते हो। इसके अलावा योग शास्त्र ने पूरे पाचन तंत्र की सफाई के लिए शंख प्रक्षालन विधि बताई है। और शंख प्रक्षालन के साथ बस्ती की एक क्रिया है। तो शंख प्रक्षालन में क्या होता है कि शंख, देखिए शंख जो हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं शंख का, तो शंख का आकार ऐसा होता है कि आप पानी अंदर डालोगे ना तो वो अंदर ऐसे गोल गोल घूमता हुआ आगे जाएगा और नीचे निकल जाता है। तो पानी अंदर सीधी लिटी में नहीं जाता है, वो अंदर गोल गोल घूमता हुआ नीचे जाता है। तो शंख प्रक्षालन में क्या होता है कि आपको यहाँ से मुंह से पानी पीना है, और इतना तेज पानी पीते रहना है कि वो जठर में जाएगा, जठर से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में से भी पूरा फुल पानी भर जाएगा, और ओवरफ्लो होके आपको पीछे मल मार्ग से पानी निकलने लगे, उतना पानी आपको पीना पड़ता है। तो ये बहुत सब षट कर्म में सबसे कठिन कोई सफाई की विधि है तो वो है शंख प्रक्षालन। और उसमें भी थोड़ा वार्म वाटर और नमक वाला पानी लेने का होता है। लेकिन ये पानी इतना झड़प से पीना है कि वो पानी आप धीरे धीरे पियोगे तो जठर से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत पानी को खींच लेगा और आपके खून में चला जाएगा। तो जो पानी खून में चला जाएगा उसको बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, यूरिन के रास्ते आप निकाल सकते हो। शरीर उसको दूसरे रास्ते के नहीं निकाल सकती। तो जितना झड़प से वो आंतों में से खून में जाए, इससे ज्यादा झड़प से आपको पानी डालना है, मुंह से पीना है। और इतना फटाफट पीना है कि वो पानी खून में जाने की बजाय वो बड़ी आंत में चला जाए, और बड़ी आंत भी फुल्ली पानी से भर जाए, और पूरा पानी पीछे के रास्ते, मल मार्ग के रास्ते से बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो जब आप शुरू में पानी पीते हो तो मल वाला कचरा, गंदा पानी निकलता है पीला पीला। लेकिन ज्यादा बार बार आप पीते रहते हो और बार बार पानी जब बाहर निकलने लगता है, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मुंह से आपने साफ सुथरा पानी पिया है, वैसा क्लीन पानी पीछे मल मार्ग के रास्ते से निकले। इतनी बार पानी आपको पीना पड़ता है। और इस शंख प्रक्षालन की विधि में करीब 5 लीटर से लेके 15 लीटर तक पानी पी के पीछे के रास्ते बाहर निकालने का होता है। तो यहाँ मुंह से लेके मल मार्ग तक का पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम साफ हो जाती है, और पूरे पाचन तंत्र की सफाई हो जाती है। तो ये शंख प्रक्षालन अपने आप घर पे नहीं करना चाहिए, कोई योग टीचर के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद, या तो कोई योग गुरु के सानिध्य में ही यह प्रयोग करना चाहिए। अब बस्ती क्रिया, बस्ती क्रिया यानी एनीमा। तो एनीमा जो होता है उसमें आपको सिर्फ बड़ी आंत की सफाई करनी है, इसमें छोटी आंत तक भी सफाई होती नहीं है। तो आपको डब्बा होता है, इसमें पानी भरना है, बाथरूम में ऊपर की साइड उसको लटका के रखना है, पानी नॉर्मल लेना है, पानी में नमक या कुछ डालना नहीं है।
पानी गर्म भी नहीं लेना है, पानी ठंडा भी नहीं लेना है। अपनी बॉडी टेम्परेचर जितना, बिना कोई चीज डाले हुए, सिर्फ नॉर्मल पानी, पीने लायक पानी का इस्तेमाल करके आप बड़ी आंतों की सफाई कर सकते हो। उसके ऊपर हम आगे देखेंगे कैसे उसको किया जाता है। आगे है कपालभाति। आप लोग कपालभाति को प्राणायाम कहते हो, लेकिन कपालभाति रियल में प्राणायाम नहीं है, वो सटकर्म है। और इसमें आपको तेजी से आपके पेट को अंदर की ओर धक्का देना है, जिसके कारण आपके फेफड़ों के ऊपर प्रेशर आता है। और प्रेशर के कारण आपके फेफड़ों की हवा नाक के रास्ते बाहर ताकत से निकलती है। तो आवाज के साथ जब आपकी नाक की फेफड़ों की हवा श्वास के रूप में बाहर निकलती है, तो वो प्रेशर से बाहर निकलती है। तो कपालभाति में पेट अंदर की ओर जाता है, फेफड़े ऊपर की ओर चले जाते हैं, और प्रेशर बना के हवा को बाहर ताकत से निकालते हैं। कपालभाति में श्वास को बाहर फेंकने में ही आपको ध्यान रखना है। श्वास को अंदर लेने में आपको कोई ध्यान रखना नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। तो आपको फोकस सिर्फ बाहर धक्का देने में रखने का होता है। और एक हर सेकंड पे एक बार, एक एक बार कपालभाति आपको करनी होती है। तो एक मीडियम रेंज इसको कहते हैं। आप इससे ज्यादा बार भी कपालभाति कर सकते हो, ज्यादा तीव्रता से भी कर सकते हो। लेकिन कपालभाति में ध्यान ये रखना चाहिए कि जिन लोगों को बीपी की समस्या है, हाई बीपी की खास करके, उन लोगों को तेजी से कपालभाति नहीं करनी चाहिए, उनको धीरे धीरे करनी चाहिए, नहीं तो उनका बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों को बीपी लो हो जाता है, उन लोगों को तेजी से कपालभाति करने से उनका बीपी का लेवल लो में से नॉर्मल हो जाता है। तो हाई बीपी वाले को तेजी से नहीं करना है, और जिनका लो हो जाता है उसको थोड़ा तेजी से कपालभाति करने से उनका बीपी का नॉर्मल ठीक हो सकता है। तो ये कपालभाति अल्टीमेट करता क्या है? तो वो आपकी दो जगह सफाई करता है। एक आपकी फेफड़ों की भी सफाई हो जाती है, क्योंकि जब ताकत से हवा बाहर निकलती है फेफड़ों के रास्ते, तो फेफड़ों के ऊपर जो कोई कचरा जमा पड़ा है, तो वो भी थोड़ा रिलीज हो जाता है। और ताकत से जब हवा बाहर फूंकते हो आप, तो वो सारा सफाई का काम हो जाता है। और साथ साथ में जब पेट अंदर जाता है बाहर निकलता है, अंदर जाता है बाहर निकलता है, जितनी बार आप कपालभाति करते हो उतना पेट के अंदर के ऑर्गेन जितने हैं, इसमें खास करके छोटी आंत और बड़ी आंत, और इसके साथ जुड़े हुए स्टमक से लेके लीवर से लेके किडनी तक की, पेंक्रियास, सबको उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। और आपका पाचन तंत्र तो ठीक हो जाता है, लेकिन साथ साथ में आपकी लीवर से लेके किडनी से लेके पेंक्रियास तक की इसमें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो कपालभाति ये सटकर्म है, प्राणायाम नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव ने उसको प्राणायाम कह के पूरी दुनिया को कपालभाति को प्राणायाम में समझने के लिए ज्यादा लोगों को बताया उन्होंने, और लोगों ने उसको पकड़ लिया कि भाई बाबा रामदेव ने बोला है तो ये प्राणायाम है। एक्चुअली योग शास्त्र की जितने भी अभ्यासक्रम है, इसमें कपालभाति को कहीं प्राणायाम के विभाग में बताया नहीं है। वो षटकर्म है। षटकर्म का मतलब है सफाई के लिए है। तो आपकी आंतों की और पाचन तंत्र की सफाई के लिए प्राणायाम, ये कपालभाति जो प्राणायाम नहीं है, षटकर्म है, वो काम में आता है। तो कपालभाति एक अच्छा प्रयोग है। और मैं तो कहता हूँ सबको कपालभाति की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसके लिए आपको सुबह में उठ के बगीचा में जाके ही करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ जब जब आपका पेट खाली हो, पर फिर चाहे आप वॉकिंग करते हो, गाड़ी कर चलाते हो, बाइक चलाते हो, उस टाइम भी आप कपालभाति कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए सिर्फ, बस। हाँ, मान लो आप बाजार में जा रहे हो शाम को सब्जी खरीदने के लिए, तो आप वॉकिंग करते करते फूंक मारते चलो और वॉकिंग करते रहो।
लोग सुबह सुबह में वॉकिंग के लिए जाते हैं 1 1 घंटे के लिए। तो ये लोग वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग करने से पैर मजबूत हो जाते हैं, लेकिन पाचन तंत्र का कोई फायदा नहीं होता है। अब आप वॉकिंग के साथ कपालभाति करते करते चलो, तो आपका वॉकिंग का जो फायदा है वो 3 गुना हो जाता है। समय वही लगता है, लेकिन फायदा 3 गुना हो जाता है। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए हमें। तो मैं स्पेशल वॉकिंग के लिए जाता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं सुबह में उठता हूँ तो घर के अंदर जब भी कोई काम करते हैं तो उसी टाइम भी कपालभाति चालू रखते हैं, कपालभाति कर लेते हैं, पेट खाली होता है। अच्छा, मैं शाहीबाग सेंटर से गांधीनगर आता हूँ हर रोज शाम को, तो गाड़ी लेके गांधीनगर आने में आधा घंटा लग जाता है। तो चालू गाड़ी में भी मैं कपालभाति कर सकता हूँ। हाँ, आप बाइक चलाते चलाते भी कपालभाति कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप बैठ के ही कपालभाति कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस हो जाती है तो आप वॉकिंग के टाइम पे भी, ड्राइव करते के टाइम पे भी कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि भाई ड्राइव करते नहीं करना चाहिए। तो शुरू में आपको याद नहीं रहता है तो आप थोड़ा स्टार्ट करते हो, भूल जाते हो, रुक जाता है, फिर याद आता है, फिर से चालू करो। तो ऐसे करते करते फिर हैबिट हो जाती है, तो फिर आप चालू ड्राइविंग में भी कपालभाति कर सकते हो। आप बाइक चलाते चलाते भी आप कर सकते हो। हाँ, तो ये प्रैक्टिस होने के बाद कर सकते हैं आप। तो व्यक्ति एक साथ आप बस में मान लो बैठ के ऑफिस से घर आ रहे हो, तो बस में बैठे बैठे भी कपालभाति कर सकते हो। तो समय का सदुपयोग करके कपालभाति एक ऐसी क्रिया है, उसका उपयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे अपने फेफड़े मजबूत रहते हैं, अपना पाचन तंत्र मजबूत रहता है, और शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन हो पाता है। तो कपालभाति षटकर्म में सबसे उत्तम है, और हर व्यक्ति को हर रोज उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे बेनिफिट बहुत मिलता है। तो जब भी टाइम मिले, खाली होना चाहिए पेट। आप किचन में रसोई बनाते हो, रोटी बनते हो, तो उस टाइम भी खड़े खड़े कपालभाति कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, नाक बड़े हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो रोटी में मसाला इकट्ठा हो जाएगा। तो जब जब मौका मिले आपको, खाली पेट हो, कपालभाति की प्रैक्टिस किया करो। मैं तो बाइक चलाते चलाते नौली क्रिया भी कर सकता हूँ। चालू बाइक में मैं नौली क्रिया, पेट को घुमा सकता हूँ। तो ये भी प्रैक्टिस मैंने की है कई बार। तो व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब क्या है कि आपके पास, सबके पास 24 घंटा ही है। दिन 24 घंटे का ही होता है। अब 24 घंटे में आप कितना टाइम सोने में निकालते हो, कितना टाइम आप अपने मौज शौक के लिए का निकालते हो, कितना टाइम पैसा कमाने निकालते हो, कितना टाइम धर्म के काम के लिए निकालते हो, कितना समय आपके स्वयं के उन्नति के लिए, अध्यात्म की उन्नति के लिए निकालते हो, सबके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि सुबह में 2 1.5 2 घंटा जिम या तो कसरत करते हैं। अब इतनी मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, फिर रात को सोने जाते हैं तो 8 घंटा नींद खींच लेते हैं। एक तो 2 घंटा कसरत का निकाला, 8 घंटा नींद का निकाला, यानी 24 में से 10 घंटा उसका आराम के लिए चला गया। मैं कहता हूँ 2 घंटा कसरत क्यों करने का। अच्छा, 2 घंटा आप कसरत करोगे तो 8 घंटा सोने के लिए चाहिए। अच्छा, आप कसरत करो ही नहीं, ज्यादा भोजन खाओ ही नहीं, तो 8 घंटे की जगह 5 घंटा या 6 घंटे में नींद खत्म हो जाएगी। तो 2 घंटा कसरत का बच गया, और 2 घंटा आपका सोने का बच गया। तो आपके पास 4 घंटा बच गया। अब ये 4 घंटे का उपयोग आप आपकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कर सकते हो, भगवान की भक्ति के लिए भी कर सकते हो, मेडिटेशन के लिए भी कर सकते हो। कोई ना कोई रीत आप या तो पढ़ाई कर सकते हो, या कुछ भी घर के काम करो, पैसा कमाने का करो, जो भी करो। पूर्ण कर दिया पासा माझं लेकिन लेकिन बाकी आपको जागा बात मोठा पण बोलून जाईल समय का
सदुपयोग करना चाहिए। मैंने मेरे बेटे को नौली क्रिया सिखा ली थी जब छोटा था तब से। तो इसका फायदा क्या हुआ कि उसको कभी एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। जब छोटा था तब से मैंने, तो 10वीं कक्षा में भी नो वॉकिंग नो कसरत, समय जितना बच गया वो, क्योंकि सुबह में उठ के 3-4 बार पेट को घुमा दिया, बात खत्म। फिर दूसरी कसरत की जरूरत नहीं, पेट मजबूत रह जाएगा। तो वो समय बच गया, तो फिर वो पढ़ाई में इतना ज्यादा टाइम दे सका और बोर्ड में नंबर ले आया। 10वीं कक्षा में भी बोर्ड में नंबर लाया था, 12वीं कक्षा में भी ट्यूशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो वो जो उसकी प्रैक्टिस थी पेट को ठीक रखने के लिए, नोली क्रिया, वो इतना काम आया उसको कि वो कॉलेज में भी पढ़ा तो भी नो एक्सरसाइज नो कसरत, सिर्फ सुबह में थोड़ी देर नोली कर लेने की। फिर मास्टर किया, पीएचडी भी पूरा किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कभी वॉकिंग के लिए घर के बाहर नहीं निकला है। हाँ, समय इतना उसके पास बचता था कि वो अपने स्टडी के लिए वो निकाल पाता था। तो आज जाके वो अमेरिका में पीएचडी करके सक्सेसफुल हो गया और अच्छी जॉब भी उसको मिल गई। तो समय अपने पास आज मैं योगा आसन के लिए, कसरत के लिए, वॉकिंग के लिए कोई समय नहीं निकालता हूँ। एक टाइम खाना कम खाते हैं हम, 2 ही बार भोजन करते हैं। तो समय, एक टाइम खाना छोड़ दिया, पैसा का बचत हो गया। अच्छा, कसरत करते तो ज्यादा खाते, 3 टाइम खाते तो पैसा खाने के भी लिए ज्यादा जाता। अच्छा, ज्यादा कसरत करते तो 8 घंटा नींद भी चाहिए, तो आपकी नींद के लिए समय ज्यादा जाएगा। तो ये समय बचता है, मेरा 4 घंटा ही नींद लगता है, मैं 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोता हूँ। तो 4 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाती है। फिर मैं आधी 2-3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे जब जग जाता हूँ तो भगवान की माला लेके बैठ जाता हूँ और पूरे जितने भी इष्ट देव है सबकी माला में कर लेता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ। तो ये सारा बचत होता है, तो मैं बचत के सामने उपयोग कर लेता हूँ। तो ईश्वर की कृपा हमारे पास रहती है, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। हाँ, अपना ये योगाहार का जो कोर्स है, हाँ वो भी मैंने लकुलिश भगवान की मालाएं बहुत की है, राजर्षि मुनि की मालाएं करता रहता था। तो जैसे मैंने प्रपोजल ये लकुलिश योग यूनिवर्सिटी को दिया कि भी मेरे एक कोर्स को आप मंजूर करो, सर्टिफिकेट कोर्स को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे पास कोई क्वेरी निकाले बिना उन्होंने अपना कोर्स मंजूर कर लिया। तो भगवान की कृपा मिलती है, नहीं मिलती है ऐसा नहीं है। स्पेशल सब्जेक्ट मंजूर करना एक यूनिवर्सिटी को तो ये छोटी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको ईश्वर को आगे करना पड़ेगा, ईश्वर को याद करना पड़ेगा, तब जाके ये सब होता है। तो ये जो योगी लोग होते हैं वो क्या गुफाओं में जाके क्या करते हैं, सिर्फ भगवान का ध्यान धरते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो कसरत के पीछे आसन पासन में नहीं लग जाते हैं। वो सिर्फ एक सिद्धासन करते हैं, आसन जय कर लेते हैं, एक आसन में बैठ गए, मिनिमम 3 घंटों से लेके हफ्ते हफ्ते तक एक ही जगह बैठ रख सकते हैं। तो ये हठ योगी बन जाते हैं लोग। हाँ, खाना भी नहीं खाते हैं वो लोग, छोड़ देते हैं, भोजन भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, और बैठ के सिर्फ ईश्वर के साथ कनेक्शन कर लेते हैं वो लोग। तो ये सब तपस्वी लोग होते हैं। तो ये सब जो है ना वो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है। समय का मैनेजमेंट करो। आप ज्यादा कसरत करो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा नींद करो, ज्यादा कसरत करो तो ज्यादा भोजन भी चाहिए। तो ये सारा दुरुपयोग है, भोजन का दुरुपयोग है, समय का भी दुरुपयोग है, फिर आपकी प्रगति रुक जाएगी। अब देखिए मजदूर लोग बेचारे क्या करते हैं, पूरे दिन मजदूरी करके भरने के लिए मजदूरी करते हैं, और पेट भरने के लिए मजदूरी करते हैं, रात को सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है तो शराब भी पीनी पड़ती है उन लोगों को, क्योंकि पेन होता है पैरों में, नींद नहीं आती है, इतनी मजदूरी करते हैं वो लोग। तो उनकी जिंदगी उसी में खत्म हो जाती है बेचारे की। उनके पास नहीं बचत होती है, नहीं मजदूरी करके पेट भर सकता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कवर करता है, अपने बच्चे भी गरीबी में ही बड़े हो जाते हैं उनके। तो उन लोगों को तो हालत बहुत खराब है बेचारों की।
तो ये समय पालन बहुत जरूरी है। तो आप ये सब कुछ सीख लो, और जहां जहां मौका मिला, आप वॉकिंग करते हो तो वॉकिंग का फायदा डबल कर लो। साथ साथ में कपालभाति करते करते चलो। लोग, आप मान लो वॉकिंग कर रहे हो और फूंक मारते मारते चल रहे हो, तो इसमें होगा क्या? कोई आपके आगे पीछे जा रहा है तो आपके सामने देखता रहेगा, और क्या करेगा? और तो कुछ करेगा नहीं हो। और मान लो कोई पूछ भी ले भी क्या हुआ है आपको, तो बोल देने का भी मैं कपालभाति कर रहा हूँ, तुमको भी फायदा लेना है तो तुम भी करो। कोई पूछे तो बोल देने का। और उसके मगज में बैठ जाएगा तो वो भी करने लगेगा। तो इसमें शर्म रखने की जरूरत नहीं है। लोग, मैंने देखा है ज्यादातर लोग शर्म के कारण नहीं करते हैं। बस में बैठे हो, खुद कपालभाति करेगा तो लोग उनके सामने देख लेंगे, देखते रहेंगे। वो शर्म के कारण वो लोग खुद नहीं करते हैं। अरे तुम आंख बंद करके करो। शर्म आती हो तो आंख बंद करके करना चाहिए। फिर कौन देखने वाला है? फिर भी लोग करते नहीं है। तो समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। तो कपालभाति एक बढ़िया प्रैक्टिस है, उसको किया करो। त्राटक होता है, त्राटक के अंदर आपकी आंखों की सफाई के लिए होता है। तो त्राटक जो है वो ज्यादातर तो मोमबत्ती का उपयोग किया करने के लिए बताया है, कि वहां जलती हुई मोमबत्ती के सामने आपको देखते रहना है, और आंख को बंद नहीं करना है, कंटिन्यू देखते रहना है। तब तक देखते रहना है जब तक आपकी आंखों में से पानी ना आ जाए। एक बार पानी आ गया यानी आपकी आंखों की अंदर की सफाई हो गई। तो जितना जल्दी पानी आ जाए इतना अच्छा है। तो आपको लंबा खींचना नहीं पड़ेगा। तो ये त्राटक की क्रिया करके आपकी आंखों की सफाई आप कर सकते हो। और नोली क्रिया में तो आपको पता ही है कि पूरे पेट की, उसको गोल गोल घुमाने से, ये जो फोटो दिख रही है ना वो मेरी ही है। तो आप नोली करके पेट को गोल घुमा सकते हो। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ कैसे नोली क्रिया की जाती है। तो आप भी थोड़ा प्रयत्न करके नोली के मास्टर बन सकते हो। मैं जब लकुलिस में मैं खुद पढ़ने जाता था, तो हमारे जो टीचर थे वो नोली क्रिया नहीं कर सकते थे, वो डेमो मेरे पास करवाते थे। तो ये सबके नसीब में नहीं होता है। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा जिसके ऊपर होती है, वो लोग नोली में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप लोग ये 6 प्रकार के सत्कर्म जो है, उसका जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उचित तरीके से उसका प्रयोग करके अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जब डाइट पे ऊपर आपका ध्यान रहेगा, तो आपको नई नीति की जरूरत पड़ेगी, नई धोती की जरूरत पड़ेगी, नई किसी भी प्रकार की शंख प्रक्षालन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार की एक सत्कर्म की विधि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपना शरीर अपने आप साफ रख पाओगे। हाँ, एक एनीमा जो है वो बस्ती क्रिया जिसको कहते हैं, उसके उपयोग से आंतों की सफाई बहुत अच्छी तरह हो जाती है। और एनीमा बहुत बढ़िया शरीर की सफाई का साधन है, क्रिया है। तो योग शास्त्र उसको बस्ती कहता है, और एलोपैथी वाले उसको एनीमा कहते हैं। आयुर्वेद वाले एनीमा का प्रयोग कई अलग अलग प्रकार के एनीमा के लिए भी करते हैं। बीमारी के हिसाब से दवाइयों का डोज आंतों में पहुंचा के वो रोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। वो आयुर्वेद का एक एनीमा का पूरा एक सब्जेक्ट अलग होता है। तो इसमें हमको जाना नहीं है, क्योंकि हमारा ये कोर्स आयुर्वेद के लिए नहीं है। यहाँ हम नेचुरल डाइट के लिए, आहार के योग के लिए है, इसीलिए हम इसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हमको एनीमा का उपयोग करके अपनी आंतों की सफाई अच्छी तरह कैसे किया जाए उसको थोड़ा समझना है, और उसका प्रयोग सब व्यक्ति को करना चाहिए। अपने सारे स्टूडेंट्स को उसका प्रयोग पता होना चाहिए, एनीमा कैसे लेना है।
एनिमा क्यों लेने की जरूरत पड़ती है? तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए एनिमा है। आंतों के अंदर हमारी जो बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत की जो पैटर्न है, आप इसकी डिजाइन देखिए आप। ये बड़ी आंत के अंदर अंदर खांच होते हैं। आपको बाहर से जो दिख रहे हैं, वो प्लेन नहीं होता है आंत, ये खांच वाला होता है। तो आंतों के अंदर जो खांच होती है, वो खांच के अंदर मल चिपका हुआ रह जाता है। और मल अंदर चिपक जाता है तो फिर गंदगी अंदर बढ़ती जाती है और बीमारियों आने लगते हैं। तो ये खांचों के अंदर जो मल रुक जाता है, वो रुकना नहीं चाहिए, उसकी सफाई होती रहनी चाहिए। तो ये बस्ती जो है, ये दो प्रकार से होती है। एक स्थल बस्ती होती है, एक दूसरी होती है जल बस्ती। अब स्थल बस्ती और जल बस्ती में क्या अंतर है? तो आप पानी का डब्बा भरो और पाइप से पानी आंतों के अंदर डालो, तो ये जमीन पे रह के आप कर रहे हो, यानी स्थल बस्ती है। लेकिन जल बस्ती में क्या होता है कि आपको जल के अंदर बैठ जाना है और आपके मल मार्ग को इस तरह खोल बंद करना है, जिसके कारण बाहर का जल आपकी आंतों में बढ़ना शुरू हो जाए और आपकी आंतों में वो पानी भर जाए, पूरा आंत पानी से भर जाए। और फिर वो पानी जल में से बाहर निकल के, हाँ, जहाँ जंगल विस्तार है, जो झाड़ी है, जो जहाँ कचरा है, वहां जाके आंतों का पानी बाहर निकालना है आपको। तो पहले के जमाने में ये एनिमा के जैसे डब्बे और पानी अंदर डालने की पाइपों का ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। ये तो अभी थोड़े ये आयुर्वेद के प्रैक्टिस के बाद और ये बर्तन जब बनने लगे, तब जाके पाइप की डिजाइन आई और पानी आप मल मार्ग से अंदर आंतों में डाल सको, ऐसी व्यवस्थाएं बाद में हुई। पहले के सतयुग के जमाने में ऐसी ज्यादा ये हथियार नहीं थे। तो उस टाइम में जल बस्ती का प्रयोग किया जाता था। तो जो साधु संत होते, योगी लोग जो होते थे, वो इतने मास्टर होते थे कि वो पानी में बैठ जाते थे, तालाब या नदी के अंदर। हाँ, और फिर मल मार्ग को ऐसे उगाड़ बंद करते रहते थे कि जिसके कारण वो पानी पूरा आंतों के अंदर खींचने लगे और पूरा आंत पानी से भर जाए। फिर वो पानी बाहर निकाल के जल में से बाहर निकल के जमीन के ऊपर वो निकालते, तो आंतों का कचरा पानी के साथ बाहर निकल जाता था। एक लड़का था, वो लड़के को ऐसी प्रैक्टिस थी जल बस्ती की। शायद वो मिल जाए उसकी वीडियो, तो मैं देखता हूँ। तो आपको मैं दिखाने का सोचता हूँ कि भी आप भी देखो उसको।
उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, अभी मुझे नहीं मिल रहा है वो, मुझे मिल जाएगा। तो आपके ग्रुप में उसका एक वीडियो है। एक छोटा सा बच्चा है, वो तालाब में बैठ जाता था, फिर पानी अपने हाथों में भर लेता था और फिर खड़ा होके पिचकारी पीछे से लगा के पानी को बाहर निकालता था। तो उसको देख के इसके अगल बगल में जितने लोग खड़े होते थे वो सारे हंसते थे उसको देख के, बच्चे को। तो वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसको ये प्रैक्टिस इतनी बढ़िया थी कि अपनी आंतों में पानी, पानी में बैठ के पानी आंतों में भर लेता था, अपने मल मार्ग को ऐसा उगाड़ बंद कर करके, खोल बंद करके। तो वो प्रैक्टिस से बच्चे ने सीख लिया था। कोई बात नहीं, हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो एनीमा लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो एनीमा इसीलिए जरूरत पड़ती है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, और जो लोग चबा चबा के खाते हैं उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है, तो उन लोगों को एनीमा की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन में नॉर्मल मल अपने आप निकल जाता है। और जो लोग धीरे धीरे चबा के खाने की आदत वाले हैं और अनाज कम खाते हैं, सब्जी ज्यादा खाते हैं, उन लोगों को तो दिन में 2 बार अपने आप टॉयलेट हो जाता है। तो यानी जितनी बार खाते हैं इतनी बार टॉयलेट भी हो जाता है, यानी 2-3 बार खाते हैं तो 2 बार अपने आप टॉयलेट हो जाता है। तो उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग चबा के नहीं खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, उन लोगों को समस्या होती है। और वजन में भारी भोजन यानी अनाज ज्यादा खाते हैं और सब्जी कम खाते हैं, जो लोग हल्के भोजन कम खाते हैं और वजनदार भोजन ज्यादा खाने के वाले लोगों को आंतों में मल रुक के रह जाता है, आसानी से झड़प से बाहर नहीं निकलता मल, और फिर उसको निकालने के लिए आपको एनीमा का प्रयोग करके आंतों की सफाई करनी पड़ती है। ये एनीमा का प्रयोग काफी सालों पहले एक बिना कॉन्वर्केशन वाली एक फिल्म आई थी, पुष्पक नाम की फिल्म थी। किसी ने देखी हो तो याद कर लेना। उस वो पिक्चर ऐसी थी, 25-30 साल पहले, 30-35 साल पहले की बात है। तो वो पिक्चर में कहीं कोई संवाद नहीं था, लेकिन पूरा पिक्चर में कोई बोलता नहीं था, लेकिन उसकी एक्टिंग से लोगों को पता चल जाता था कि ये क्या कहना चाहता था। तो उस टाइम वो पिक्चर में एक भाई का किडनैप किया जाता था, उसको एक रूम में बांध के रखा था। तो वो उसको खोल नहीं सकता था जो जिन्होंने किडनैप किया था, लेकिन उसको खिलाता था तो मल भी निकलता था, पोटी भी करवानी पड़ती थी। तो पोटी करवाने के लिए वो एनीमा का प्रयोग करता था, और एनीमा का डब्बा उस टाइम वो पिक्चर में बताया था। पुष्पक नाम की एक पिक्चर थी, उसमें मैंने वो प्रयोग देखा था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम की बात है, काफी सालों पहले की बात है। तो एनीमा का प्रयोग हजारों साल से योगियों लोग करते आए हैं। और एनीमा तब जरूरत पड़ती है जब आंतों में मल सूख जाता हो, निकलता ना हो, कठिन हो जाता हो, अ, तब उसको निकालने के लिए एनीमा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसके साथ आंतों के अंदर जो मल रुक जाता है, वो मल की सफाई न होने से क्या होता है कि भी आप नया कुछ भोजन खाते हो तो वो आंतों में जो गंदगी है उसके साथ ये नया भोजन मिक्स हो जाता है, तो वो नया भोजन भी बिगड़ जाता है, उसको भी गंदा कर लेता है। तो हमारा भोजन जो खाया हुआ है वो
पुराने मल के साथ मिक्स ना हो जाए, इसके लिए भी एनिमा लेके हाथों की सफाई करके हो सके इतना मल निकालते रहना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि पुराना मल और नया खुराक दो कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, और दो इकट्ठा नहीं होते हैं तो नए खुराक को बिगड़ने से बचा सकते हो। मान लो आप कोई तपेली में दूध को उबाल रहे हो। अब ये तपेली में उबालते हुए दूध फट गया और आपने वो बर्तन को सही तरह साफ नहीं किया, और आप जब दोबारा दूध डालते हो इसके अंदर तो नया दूध भी फट जाता है। तो बर्तन की सफाई जो सही नहीं होती है तो भी दूध फट जाता है। तो अब हमारे हाथों में गंदगी पड़ी रहती है और आप नया खुराक डालते रहोगे, तो ये जो पुरानी गंदगी जो है वो नए खुराक को भी हाथों के अंदर आने के बाद वो बिगाड़ता रहता है। तो बीमारी को बाहर निकाल नहीं सकते आप। इसीलिए 16 घंटे का फास्टिंग करके आपकी आंतों के जो मल है उसको आगे निकलने का समय देना पड़ता है। बीच में 16 घंटे का ब्रेक पड़ता है, तो आंतों का मल आगे निकल जाता है, और जो मल रुका हुआ है उसको एनिमा का प्रयोग करके हो सके इतने मल को बाहर निकालने का होता है। तो मल जितना बाहर निकल जाएगा, इतना नया खुराक जो पेट में जाता है आंतों में उसको बिगाड़ने से बचा सकते हो आप। तो ये एनिमा का छोटा सा डब्बा होता है, 1.5 लीटर पानी इसमें आता है। ये लंबी पाइप होती है 4 फीट जितनी, उसके साथ नल लगा हुआ होता है, और नल के आगे छोटी पाइप होती है। आप मार्केट में से डब्बा लेने जाओगे तो आपको ऐसा पाइप वाला ही डब्बा मिलेगा, लेकिन हमारे सेंटर पे आप जब आते हो तो वहाँ आपको कैथेटर पतली होती है, सॉफ्ट होती है। तो एक 1.5 फीट से लेके 2 फीट लंबी कैथेटर पाइप हम एनिमा डब्बा के साथ देते हैं। तो ये मार्केट में मिलने वाले डब्बे के साथ हार्ड पाइप होती है, जो आप आपके मल मार्ग के आगे थोड़ी सी अंदर डाल सकते हो, ½ इंच से ज्यादा नहीं डाल सकते आप। लेकिन वो कैथेटर जो होती है जो सॉफ्ट और पतली होती है, वो 1-1 फीट की लंबी होती है, और वो आप पूरी 1 फीट या 2 फीट वाली कैथेटर आप आंतों के अंदर डाल सकते हो। तो इससे आंतों के अंदर जितनी पाइप अंदर जाएगी उतनी सफाई अच्छी तरह कर पाते हैं। तो एनिमा के लिए छोटा सा डब्बा होता है, 1.5 लीटर पानी अंदर इसके अंदर समा सकता है। उसको 3-4 फीट ऊपर बाथरूम के अंदर लटकाना होता है। लंबी पाइप इसके साथ लगानी होती है। फिर छोटी पाइप इसके बाहर आगे नल के आगे लगानी होती है। पानी पीने का पोर्टेबल ही भरना है, पानी के अंदर कुछ डालना नहीं है। पानी गर्म नहीं लेना है, पानी ठंडा नहीं लेना है। तो इसी तरह आपको एनिमा के डब्बे को ऊपर बाथरूम के ऊपर रख देना है। अब ये आंतों में इसकी कैसे सफाई करनी है वो जरा देखो। ये कैथेटर पाइप 2 प्रकार की आती है। आपको रबर की भी होती है, एक जो केसरी रंग की जो दिख रही है रबर की पाइप है, वो 3 की होती है। और ये जो वाइट प्लेन ट्रांसपेरेंट दिख रही है वो प्लास्टिक की, पीवीसी की है। तो ऐसी कैथेटर पाइप आप वो हार्ड पाइप की जगह नल के साथ लगा के ये कैथेटर जो पाइप है वो पूरी आप आंतों के अंदर डाल सकते हो। तो ये इसका उपयोग आप करोगे तो आपको आसानी से रहती है। अब यहाँ उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो यहाँ चित्र में देखिए आप। तो ये एनिमा का डब्बा है, बाथरूम के ऊपर ऊपर रखना है, और पाइप आपके मल मार्ग से अंदर डालना है। और पाइप अंदर डाल के आप इस तरह पोज, कोई भी पोज करोगे, आप लेट जाते हो या ऐसे डॉगी पोज कर लेते हो या सीधे लेट जाते हो, तो पानी अंदर तक चला जाता है। अब पानी जो अंदर जाता है उसका रास्ता कहाँ होता है, तो ये जरा आपको समझना होता है। तो यहाँ मैं चित्र के साथ आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा।
आपकी जो छोटी आंत होती है, वो छोटी आंत या बड़ी आंत के बीच में होती है। जठर से छोटी आंत में मल आता है, खुराक आता है। छोटी आंत से डाइजेस्ट होता है। बचा हुआ कचरा छोटी आंत का आपकी राइट साइड की जो बड़ी आंत है वहां उसके साथ ज्वाइंट होता है। तो ये जो माउस घूम रहा है, ये छोटी आंत का हिस्सा बड़ी आंत के साथ यहाँ जुड़ता है। राइट साइड बड़ी आंत। बड़ी आंत आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी होती है, यानी चौड़ी होती है। और बड़ी आंत की दीवारों के ऊपर खांच, बड़ी बड़ी खांच होती है जो मल को धक्का देने का काम करते हैं। तो ये राइट साइड में मल इकट्ठा होता है। राइट साइड से वो मल बड़ी आंत ऊपर की ओर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो लेफ्ट साइड की ओर जाता है। लेफ्ट साइड से वो बड़ी आंत नीचे की ओर आता है। और नीचे आके फिर मर मार के रास्ते मल बाहर निकलता है। तो आप जब मल निकालते हो, तो वो सुबह में जो मल निकलता है वो लेफ्ट साइड वाली आंतों से निकलता है। आप सुबह में जो टॉयलेट करते हो वो लेफ्ट साइड वाला मल निकल जाता है। ये ऊपर वाला जो आंत है वो मल नहीं निकलता है। ये राइट साइड वाला भी मल नहीं निकलता है, लेफ्ट साइड वाला निकल जाता है। ये लेफ्ट साइड वाला मल निकल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि वो अपना पेट साफ हो गया। एक्चुअली वो लेफ्ट साइड वाला ही निकला है। ऊपर वाला जो आंत है, जो ओरिजेंटल है, उसका मल निकला नहीं है। और राइट साइड वाला भी मल निकला नहीं है। वो मल तो पड़ा हुआ है। सुबह में मल निकला तो लेफ्ट साइड वाला निकल गया। और इसमें हम खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप पूरे दिन खाते हो, तो आप जो खाते हो वो छोटी आंत से राइट साइड की और बड़ी आंत में मल आता है। तो राइट साइड वाला जो मल है वो ऊपर धक्का लगता है। वो ऊपर लगता है तो ऊपर वाला जो आंत का जो मल है वो लेफ्ट साइड आता है। तो दूसरे दिन वो लेफ्ट साइड में इकट्ठा होके रहता है। और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन सुबह में वो लेफ्ट साइड वाला आप निकालते हो। यानी आपकी जो बड़ी आंत का मल कभी आप पूरा साफ नहीं कर सकते, और होता भी नहीं है। तो आप एनीमा लेके पूरी बड़ी आंत का मल आप निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या करना है, आपकी लेफ्ट साइड वाला मल निकल गया। अब ऊपर का जो आंत है, जो लेफ्ट और राइट को ज्वाइंट करता है, वो मल और राइट साइड वाला मल को भी निकालना है। तो जो लेफ्ट साइड वाला अपने आप निकल गया, लेकिन ऊपर वाला अभी निकल नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको एनीमा का पानी अंदर भेजना है। तो एनीमा लेने के टाइम आपको डब्बे को ऊपर रखना है। उसकी जो कैथेटर पाइप है वो मल मार्ग से अंदर डाल देनी है। नल चालू करोगे, डब्बा ऊपर होगा 4 फीट ऊपर। तो पानी अपने आप मल मार्ग से, यहाँ जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वो पानी आंतों से ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में पानी भरने लगता है। आप बैठे बैठे पानी भरोगे तो पानी नीचे से ऊपर जाने लगता है। लेकिन हमारी जो आंत होती है ना, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे मल मार्ग से पानी ऊपर, रेक्टम की ओर से जब ऊपर की साइड जाता है, तो नीचे मल मार्ग के रास्ते पे प्रेशर बढ़ने लगता है। तो पानी ऊपर टॉप पर जाने से पहले नीचे आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो पानी अंदर गया है वो आप छोड़ देते हो तो पानी बाहर निकल जाता है। तो बैठे बैठे आप वो जो पानी है वो ऊपर की आंतों तक और राइट साइड के आंतों तक नहीं बेच सकते आप। क्योंकि बैठे बैठे पानी आंतों में जाता है तो आंतों में प्रेशर बढ़ जाता है। फिर आप सहन नहीं कर पाते हो तो निकल जाता है। तो ये आंत की पानी को ऊपर की आंत में और राइट साइड तक भेजने के लिए आपको ये डॉगी पोज करना जरूरी है। तो इसमें आपको ऐसे, आप ऐसे डॉगी पोज करोगे तो भी पानी आराम से चला जाएगा। और ये
डॉगी पोज में क्या होता है, मल मार्ग ऊंचा रहता है, पैर और हाथ नीचे रहता है, पूरा शरीर नीचे। हाँ, अपना मल मार्ग ऊपर रहता है, तो पानी सीधा अंदर चला जाता है। तो ये डॉगी पोज करने से पूरी पानी लेफ्ट साइड से लेके ऊपर वाली आंत तक, क्योंकि स्लोप हो जाता है, पानी को डार मिलता है, तो पानी आसानी से अंदर तक चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा रास्ता ये भी है कि आप पाइप को लगा के लेफ्ट साइड लेट जाओ, तो पानी पूरा लेफ्ट साइड की आंत में भर जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए आप राइट साइड में टर्निंग ले लो। जैसे आप राइट साइड टर्निंग लेते हो, तो जो लेफ्ट साइड वाला पानी है वो राइट साइड की ओर, क्योंकि राइट साइड अब नीचे आ जाएगी, लेफ्ट साइड ऊपर चली जाएगी, तो वो आंतों का भरा हुआ पानी राइट साइड तक चला जाएगा। तो आप लेटे लेटे भी पानी अंदर आंतों के राइट साइड तक पहुंचा सकते हो। तो एक बार आपकी लेफ्ट साइड में पानी भर लिया, फिर आपको टर्निंग लेके राइट साइड हो जाने का। राइट साइड नीचे चली जाएगी, लेफ्ट साइड ऊपर चली जाएगी, तो पानी अपने आप सीधा राइट साइड में चला जाएगा। थोड़ी देर राइट साइड में रुक के रहना है, वहां मल थोड़ा ढीला हो जाएगा पानी के साथ। फिर आपको दोबारा लेफ्ट साइड में कन्वर्ट लेना है। अ, तो लेफ्ट साइड में बाद में करवट बदलोगे, थोड़ी देर लेफ्ट साइड में को नीचे रखोगे, राइट साइड को वापस ऊपर रखोगे, तो जो ऊपर आया पानी है वो जमनी साइड वाला जो पानी है राइट साइड वाला नीचे आ जाएगा। फिर आप धीरे करके बैठ जाओगे, तो लेफ्ट साइड वाला पानी नीचे बाहर निकल जाएगा। तो आप ऐसे लेटे लेटे भी कर सकते हो, या ये स्क्रीन के ऊपर टच मत कीजिए, यहाँ स्क्रीन के ऊपर कलर आपके फिंगर आ जाते हैं, तो मेहरबानी करके आपके स्क्रीन के ऊपर टच मत करो। तो आप इसी तरह एनिमा लेके आपकी आंतों की सफाई कर सकते हो। अच्छा, ये बड़ी आंत के लिए एनिमा का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ कई लोग हमारे साधक है जो क्लास में बैठे हैं, वो लोग ने एनिमा का प्रयोग करके अपना वजन से लेके कई बीमारियां मिटाई है। तो एनिमा लेना बहुत आसान है, 2-2 साल के बच्चे भी एनिमा खुद लेते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटी आंत के लिए, छोटी आंत के लिए त्रिफला या तो मल शुद्धि पाउडर या तो मल शुद्धि गोली, किसी का भी उपयोग करके आप छोटी आंत की भी सफाई कर सकते हो। तो त्रिफला में आंवला, हरडे और बेहड़ा होता है, और ये मल शुद्धि में सोनामुखी, संचर, हिमज, अजमो, सूंठ, वरियारी और हरडे, ये सब होता है। तो ये पाउडर का उपयोग करके भी आप छोटी आंत की भी सफाई कर सकते हो, और आपकी बड़ी आंत की भी सफाई कर सकते हो। लेकिन एनीमा वो निर्दोष है। सादे पानी का एनीमा लेने से फायदा ही रहता है। पाउडर का उपयोग करके आंतों की सफाई करना अच्छा नहीं है। और आपको ये सब कुछ कुछ नहीं करना है और आंतों की सफाई करनी है, तो रसाहार से भी आप आंतों की सफाई कर सकते हो। रसाहार के अंदर आपको 3 चीजों का उपयोग करने का होता है: ककड़ी, करेला और टमाटर। ये 3 चीज का आपको जूस निकाल के पूरे दिन उसके जूस पे रहने से भी छोटी और बड़ी आंत दोनों की सफाई हो जाती है, कचरा बाहर निकल जाता है। अच्छा, कई बार डॉक्टर्स आंतों की सफाई के लिए एप्सम सॉल्ट भी देते होते हैं। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट उसको कहा जाता है। तो उसका 1 चम्मच एक गिलास पानी में डाल के आप पी लो। थोड़ा उसका स्वाद नमक का तो होता ही है, लेकिन बाद में वो आपको बिटरनेस जैसा लगता है, बाद में पीने के बाद तो थोड़ा कड़वाहट भी लगती है। तो एप्सम सॉल्ट से भी आपकी आंतों की सफाई अच्छी हो जाती है, और 2-3 बार आपको मोशन हो जाता है, मल निकल जाता है टॉयलेट के रास्ते।
तो हम लीवर क्लिंजिंग के टाइम एप्सम सॉल्ट दे के आंतों की सफाई करवाते हैं। आप नॉर्मल करना है तो जूस से भी कर सकते हो। और एनिमा से आंतों की सफाई बहुत बढ़िया तरीके से होती है। और एनिमा हम तो करीब 10 साल से इसका प्रयोग करते हैं। हम बीमार नहीं है, फिर भी हम हर रोज नेचुरल टॉयलेट हो जाने के बाद दोबारा एनिमा लेके ऊपर की आंतों में रुका हुआ मल निकाल देते हैं। और इससे पूरा दिन एकदम फ्रेश हमारा जाता है। और इससे हमको कोई दिक्कत आती नहीं है। और हम तो पिछले 10 साल से हर रोज एनिमा का प्रयोग करते हैं। यहाँ ऐसे कोई है जो रेगुलर एनिमा का प्रयोग करते हो तो वो अपना अनुभव बता सकते हैं। अजय भाई पटेल जो विश्वम्या फाउंडेशन में जॉब भी करते हैं और हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं। तो अजय भी आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस भी बताओ कि भी आपने एनिमा का उपयोग करके क्या क्या बेनिफिट लिए। आप माइक को अनम्यूट करो, स्क्रीन के ऊपर टच करो और माइक को हाँ सर। माइक के ऊपर टच करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ। और मैंने पिछले 10 साल से मैं ले रहा हूँ, रेगुलर लेता हूँ। और जब मेरा वजन बढ़ जाता है तो दिन में 2 बार लेता हूँ, नहीं तो एक बार तो लेता ही। जब मैंने 10 साल पहले स्टार्ट किया था आपके यहाँ से शिविर करके, हम्म। तब मेरा वजन था 112 किलो। ओ। और उसको 8 तक मैं ले गया। कि, और तब दूसरी भी बीमारी तक थी। ले गए? कि, हेलो। कितना कम किया वेट, कब तक कितना डाउन करके ले गए थे? 32 किलो कम किया। 125? 78 तक ले गए। 78 78। तक ले आए थे? एक सौ हम्म। बारह में 78। 112 से 78, 25 किलो वजन उन्होंने कम किया। एनिमा का प्रयोग आज भी रेगुलर करते रहते हैं। सर जी। नमस्ते। मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, कृष्णा हम्म। नगर से। हम्म। तो मुझे वेट लॉस करना है, उसमें क्या करूँ, क्या कर? वेट लॉस बाद में करना, पहले एनिमा का प्रैक्टिस चालू करो। एनिमल, हाँ, ओके। एनिमा लोगे तो वेट लॉस होने वाला ही है। बरोबर। क्यों? क्योंकि एनिमा से क्या है, मल निकल जाता है जो आपका नेचुरल नहीं निकला है, उसको भी निकाल देता है। तो वेट ओके बढ़ना बंद हो जाता है। अच्छा, वेट लॉस करने के लिए एक तो एनिमा रेगुलर लिया करो, और आप जो भोजन में अनाज खाते हो जी। उसको 3 गुना कम कर लो। जी। 3 गुना कम कर लो और 3 गुना सब्जी को बढ़ा दो। ओके। सब्जी को बढ़ाओगे, अनाज कम कर लोगे तो वेट लॉस अपने आप शुरू हो जाएगा। चबा चबा के खा के भी कई लोगों ने वेट कम किया है। एक भाई का वजन 180 किलो वजन था। आप सोचो ओ। कितना बड़ा मोटा दिखता होगा। 180, मैं। 180 केजी। ओ हो। और उसको कहीं ले जाना हो तो रिक्शा में 2 फेरा करना पड़े न, तब हाँ। जाएगा। हाँ। रिक्शा में भी नहीं समाएगा 180 किलो वाला। तो वो भाई क्या खुश होगा क्या 180 किलो वाला? नहीं नहीं। हाँ, वो ऐसा तो नहीं बोल सकता मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं 180 किलो का हूँ। वो खुश नहीं था, परेशान था। तो जी। उन्होंने बहुत डॉक्टर्स को बदला, दवाई बदली, डॉक्टर बदला, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा था। परेशान हो गया था और सुसाइड करने के लिए राजी हो गया था कि ओ अब तो हो। मर जाना बेटर है, क्योंकि सब घर के लोग परेशान थे। फिर हमारे जैसे नेचुरोपैथ डॉक्टर ने उसको एक बार मिल गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही दवाई बताई, क्या? कि भी तू चबा चबा के खाने की आदत डाल दे, तेरा वजन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बरोबर। उन्होंने चबा के खाने की आदत डाली, भोजन नहीं बदला, हम्म। सिर्फ खाने की आदत बदल डाली। और उनका वजन कम होने शुरू हो गया। और आप कल्पना नहीं कर सकते, उनका 180 किलो वजन में से 100 केजी वजन कम हो गया। ओ हो। 100 केजी वजन कम हो गया। 1 साल के भीतर उसका वजन 80 किलो हो गया। क्या अच्छी बात किया है। उन्होंने? सिर्फ चबा 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 के खा। चबा 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 कर रस करके खाने की आदत डाली। जितने लोग बीमार हैं वो सब लोग खाने में जल्दबाजी करते हैं, इसके कारण ही बीमार है। 80% से ज्यादा बीमारियां
और 80% से ज्यादा हॉस्पिटलें सिर्फ और सिर्फ एक कारण से चलती है, लोग चबा के नहीं खाते हैं। बाप। धीरे धीरे चबा चबा के रस करके खाने वाले, उनको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, नहीं वजन बढ़ता, नहीं बीमारी आती। अच्छा, धीरे धीरे चबाते हैं तो उनके अंदर धीरज का गुण भी होता है। सबको पूरा सुनते हैं, बच्चा हो, बहू हो, बेटी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, नौकर हो या चाहे सेठ हो, सबको धीरज से सुनते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं होता। स्वभाव अच्छा होता है। हाँ, और उसका मेडिटेशन इतना बढ़िया होता है कि उनको आप गाली भी दे दो ना तो सुन लेगा, कुछ करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा, उनके अंदर गुस्से का स्वभाव भी नहीं रहता है। तो ये सब शरीर की प्रकृति जो है वो यहाँ काम में आती है। आप धीरे धीरे चबाओगे ना, तो इससे आप धीरे कब चबाओगे? जब आपके श्वास धीरे चलेंगे। देखो, कोई भी आप जो काम फोकसिंग करके करते हो, ध्यान दे के जो काम करते हो, उस टाइम आपका श्वास इतना धीमा चलता है, आपको आपको पता ही नहीं होता है। आप कोई भी मान लो, आप धीरे धीरे सुंदर अक्षरों से लिख रहे हो या तो कोई चित्र बना रहे हो, इस टाइम आप देख लेना, आपके श्वास बिल्कुल स्लो ही होगे, तब जाके आप अच्छा काम कर पाओगे। और श्वास स्लो होना मतलब, योग शास्त्र कहता है, इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। श्वास कंट्रोल जिसका हो गया, उसकी सारी इंद्रियां अपने काबू में आ गई। तो आप जब धीरे धीरे चबाते हो ना, तो आपके अंदर पैशन का गुण बढ़ता है। धीरे चबाने से आपका मेडिटेशन हो जाता है, श्वास कंट्रोल में आ जाता है, वो प्राणायाम हो जाता है। और प्राण को कंट्रोल करते हो, तब आपका धीरज बढ़ता है, मेडिटेशन बढ़ता है। हाँ, और आपकी याद शक्ति भी बढ़ती है। और साथ साथ में प्राणायाम यानी श्वास स्लो करने से आपकी वर्कमैनशिप बढ़ जाती है। आप जो भी काम कर रहे हो अच्छी तरह कर सकते हो। तो छोटे बच्चों को उनकी जिंदगी में बीमारी से बचाना है, अभ्यास में अच्छे बनाने हैं, सबको सुने ऐसे स्वभाव वाले बनाने हो, झगड़ा नहीं करे ऐसे स्वभाव वाले बनाने हो, तो उनके लिए एक ही रास्ता है, वो है बच्चों को धीरे धीरे चबा के खिलाने की आदत डलवा दो बस। फिर देखो, उनका अभ्यास बढ़ जाएगा, उनके अंदर मेडिटेशन बढ़ जाएगा, वो जो काम करेंगे वो अच्छी तरह कर पाएंगे। सबको सुनेंगे, सबको सुनेंगे तो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ पाएंगे। समझ लेंगे तो वो कभी गलत एक्शन लेगा नहीं, झगड़ा करेगा नहीं, जिद करेगा नहीं। हाँ, तो अभ्यास में बढ़िया, चबा के खाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं, बीमारी नहीं आएगी, और स्वभाव का अच्छा हो जाएगा, झगड़ा करेगी नहीं। हाँ, तो ये सब गुण धर्म बच्चों में आ सकते हैं। आजकल देखो, सब बुजुर्ग लोग फरियाद करते हैं, आजकल की नई पीढ़ी हमारी सुनती नहीं है। ये आपको कई बुजुर्ग लोग बोलते हुए देखे होंगे आपने। तो नई पीढ़ी आपकी क्यों नहीं सुनती है? क्योंकि आपने उनके अंदर पैशन का जो गुण धर्म, धीरज का जो गुण धर्म होना चाहिए वो सिखाया नहीं है। उनको धीरे धीरे चबा के खिलाने की आदत नहीं डाली हो आपने, इसीलिए उनके अंदर धीरज नहीं है। और धीरज नहीं है तो आप कुछ भी बोलने जाते हो, वो तुरंत सामने से इतनी ही झड़प से रिएक्शन में आ जाते हैं, नहीं सुननी है तुम्हारी, जो करूँगा वही करूँगा, तुम मुझे कौन कहने वाले होते हैं। आपकी बात सुने बिना ही वो अपना रिएक्शन दे देता है। तो जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो क्लैश चल रहा है, और दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, हर प्रकार की समस्या, दुनिया भर की सारी समस्याओं के पीछे प्रॉब्लम एक ही है, बच्चों के अंदर धीरज का अभाव है। धीरजवान बच्चे कभी गलत काम नहीं करते, कभी बीमार नहीं पड़ते, सबको वो सुनते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, और घर में
कभी महाभारत नहीं होती है। तो आपके घर के अंदर महाभारत नहीं रख होने देनी है तो बच्चों को धीरे धीरे चबा के खिलाने की आदत डलवाइए, घर के सारे मेंबर्स को धीरे धीरे चबा के खिलवाने की आदत डालिए। तो आपके घर में हर हमेशा राम राज रहेगा। और आप जब जितने घर के जल्दी जल्दी खाने वाले लोग हैं, वो कोई ना कोई बहाने हर रोज महाभारत खड़ी करते रहेंगे। तो जीवन में शांति चाहिए तो धीरज चाहिए, और धीरज का गुण आपके अंदर होना चाहिए, सब फैमिली मेंबर के अंदर। तो बीमारी से बचने का और आराम से जिंदगी जीने का यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो हम यहाँ अपना ये चैप्टर जो है एनिमा लेने का उसको खत्म करते हैं। परसों हम 16 नंबर के चैप्टर शरीर की दूसरी सफाई के ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा चैप्टर है। आप पेज चैप्टर नंबर याद करके लिख के रखना, परसों हमें बताना कि यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। आज के 2 चैप्टर में आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। સર એનીમાં રેગ્યુલર લેવાથી એની પ્રેક્ટિસ પડી જાય તો પછી નેચરલ વે થી કેવી રીતે થાય? પછી ડાયરેક્ટ કાયમ नहीं એનીમાં જઈએ તો? नहीं, देखो, हम तो 10 साल से हर रोज एनिमा लेते हैं, फिर भी नेचुरल टॉयलेट हो जाता है। ઓકે। नेचुरल टॉयलेट कब होगा, पहले तो ये समझो कि आपका भोजन जो पेट में जाता है वो रस होके जाना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरा, आपके भोजन के साथ फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो भोजन आंतों के साथ चिपक जाएगा, वो आंत उसको धक्का देगी तो भी वो आगे नहीं खिसकेगा। तो मैदे की चीजें, गेहूं की चीजें, वो जितनी आप कम खाओगे इतनी आपकी पेट की सफाई की समस्या कम होगी। जो थोड़ा चिपक जाता है वो आंतों को सफाई होने नहीं देता है। अच्छा, फाइबर का प्रमाण होना चाहिए। तो अनाज में फाइबर कम होता है, सब्जियों में ज्यादा होता है, इससे ज्यादा पत्तियों में होता है। तो हमारे शरीर में हर रोज 2 ग्लास हरी पत्तियों का जूस या तो चटनी के रूप में शरीर में जाना चाहिए। इससे क्या होगा, फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। अच्छा, गेहूं हम खाते नहीं है, तो गेहूं का प्रयोग कम करो, हफ्ते में एक आध बार खाओ। वो भी अकेले गेहूं की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। आपको गेहूं की रोटी बनानी है तो 50% से कम गेहूं होना चाहिए, 50% से ज्यादा दूसरे अनाज इसके अंदर मिक्स कर लेने चाहिए। और सब्जी का प्रमाण ज्यादा होना चाहिए। तो सब्जी 2 गुना खाओ, अनाज आधा खाओ, और हरी पत्ती और फल सब्जी सलाद उसका भोजन में प्रयोग ज्यादा रखो। तो आपको नेचुरल टॉयलेट भी हो जाएगा, और नेचुरल टॉयलेट होने के बाद भी आप एनिमा लोगे तो अंदर रुका हुआ, ऊपर वाले आंतों के अंदर जो रुका हुआ मल है वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। तो इससे उसको हम हैबिट नहीं मानते हैं। हम हर रोज स्नान करते हैं, इससे मजा आती है या मजा नहीं आती है? જાતે। हाँ, स्नान करने से हर रोज मजा आती है। तो फिर स्नान करने को क्या हैबिट मानोगे क्या? हाँ नहीं। वो हैबिट नहीं है। तो इसी तरह आंतों की सफाई एनिमा लेके करने से आपको मजा आती है, आपको पूरा दिन अच्छा फीलिंग आता है। हाँ, पेट खाली खाली लगता है, बड़ा बड़ा लगता नहीं है, बेचैनी नहीं लगती। हाँ, माइंड एकदम क्लियर रहता है, फ्रेश रहता है। तो जैसे स्नान करने से हमको आनंद आता है, इसी तरह एनिमा लेके आंतों की सफाई करके एनिमा लेके सफाई हो जाती है और पूरा दिन आनंद में जाता है। तो फिर उसको हैबिट नहीं मानना चाहिए। हम हर रोज ब्रश करते हैं, क्या उसको हैबिट मानोगे? नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रश करने से हमको मुंह में फ्रेशनेस मालूम होती है, फीलिंग अच्छी आती है। तो हमारी मुंह की बदबू नहीं रहती है, तो हमारे से लोग दूर नहीं भागते हैं। नहीं तो कई लोगों के मुंह से इतनी बदबू आते हैं, उसके सामने खड़े रह के आप बोल नहीं सकते। हाँ, ये गर्मी के मौसम में तो पता चलेगा। आप भोजन करो और 10 10 मिनट के बाद आप अपने ही फैमिली के मेंबर के सामने आके जाके बोलो
कि भी आप उसके आगे जाके बोलने लगोगे तो सामने वाले को पता चलेगा आपकी मुंह से बदबू आनी शुरू हो गई है। तो ये गंदगी से बचने के लिए ये सब प्रयोग है, तो उसको हैबिट नहीं मानी जानी चाहिए। हाँ, एक बात है, एनीमा उन लोगों को रेगुलर नहीं लेना है जिन लोगों को अल्सर की समस्या हो, उनको तो एनीमा लेना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, एनीमा जो लोग डाइट में अपने शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाए, शरीर की मेंटेनेंस अच्छी तरह हो जाए, इस तरह का डाइट नहीं लेते हैं, तीनों टाइम पकाया भोजन खाने वाले को रेगुलर एनिमा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आंतों में से जो चिकास निकल जाती है, फिर वो तीनों टाइम पकाया खाने वाले के शरीर में जो आंतों की मेंटेनेंस हो जानी चाहिए वापिस तुरंत, वो नहीं हो पाती है, तो फिर आंते कमजोर हो जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर को आप पूछोगे तो डॉक्टर बोलेगा एनीमा हर रोज नहीं लेना चाहिए, आंतें कमजोर हो जाती है। लेकिन जो लोग हरी पत्ती का जूस पीते हैं, आधा नेचुरल फूड खाते हैं, अल्कलाइन फूड खाते हैं, आधा से कम पकाया खाते हैं, एक टाइम उपवास करते हैं, उनके शरीर में जितनी डैमेज होती है एनीमा लेने से, उतना उसका शरीर उसको मेंटेन भी कर लेता है हर रोज। फिर उन लोगों की आंतों में समस्या नहीं आती है। जैसे अजय भी रेगुलर लेते हैं, हम भी सालों से रेगुलर, हमारे जैसे कई साधक है जो लोग रेगुलर एनिमल लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत खड़ी नहीं हो इसके लिए सही भोजन भी जरूरी है। आप तीनों टाइम पकाया भोजन खाने की आदत रखोगे, कच्चा खाओगे नहीं, हरी पत्ती का उपयोग नहीं करोगे, तो फिर आप रेगुलर नहीं ले सकते। बोलिए, किसी को कोई क्वेश्चन हो? मैं यहाँ अपने ग्रुप में एनिमा लेने का वीडियो एक रख दूंगा, आप लोग उसको देख लेना शांति से, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, मैंने उसमें चित्र के साथ बताया हुआ है एनिमा डब्बा के कैसे प्रयोग करना है, वो सारी बातें। तो वो आप स्पेशल वीडियो में रख दूंगा, उसको देख लेना। सर किसी किसी के ऐसा बोलते हैं, आपने नाक का अंदर का हिस्सा दिखाया था कि नाक की हड्डी टेढ़ी है। हाँ, वो किसी को साइनस की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, वो क्या चीज होती है, हड्डी कैसे टेढ़ी होती है? हड्डी टेढ़ी होती नहीं है कभी भी। वहाँ मसल्स जो बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मस्सा कहते हैं उसको नाक के, तो मसा फूल जाते हैं, मसल्स होते हैं वो स्नायु होते हैं, वो हड्डी नहीं होती है। तो वो इन्फ्लेमेशन है एक प्रकार का। तो वो भोजन के कारण ही है, जिसके खून में कचरा ज्यादा बढ़ जाता है उसके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, फिर वो सूजन आ जाती है, अंदर फूल जाते हैं मसे नाक के अंदर, फिर श्वास लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है ये टेढ़ी हो गई है, मसे फूल गए हैं, नाम कोई भी दे देता है, क्या वो कह के आपको ऑपरेशन करवा लेता है, काट के हम्म। निकलवा देता है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपके शरीर की अंदर गंदगी बढ़ चुकी है, इसके कारण हो गया है। आप सही भोजन लो, समय के हिसाब से लो, जरूरत से ज्यादा मत लो, चबा चबा के खाओ। शरीर के अंदर जो भोजन जाता है उसका सही तरह उपयोग हो जाना चाहिए। हम पानी डालते हैं तो वो भी पसीने से, यूरिन के रास्ते उसको निकल लेना पड़ता है। वो अंदर रुक जाएगा तो नुकसान ही करेगा, इसीलिए शरीर उसका निकाल कर लेता है। इसी तरह आप जितना भी भोजन अंदर डालते हो तो उसका मांस मज्जा खून जो भी बनाना है वो सब बन जाना चाहिए, कैलोरी में खर्च हो जाना चाहिए, मेंटेनेंस में खर्च हो जाना चाहिए। और ये खर्च हो जाएगा तो उसका कचरा कम बचेगा, और जो भी कचरा बच गया वो भी निकल जाना चाहिए। जब कचरा नहीं निकलता है, शरीर के अंदर रुक जाता है और खून में घूमने लगता है, वो घूमता हुआ खून कचरे को लेके हर ऑर्गेन में जाता है, और ऑर्गेन के अंदर भी कचरा जमने लगता है। फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, सड़न होती है, और अलग अलग प्रकार का कचरा अलग अलग प्रकार की बीमारी लाता है। तो ये सब कचरे के कारण है। और कचरा इकट्ठा हो गया इसीलिए तो समस्या है। कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा तो समस्या आने का प्रश्न ही नहीं होगा। और समस्या आ भी गई है तो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपकी खून का कचरा साफ करने के लिए उपवास कर लो, एक दिन निर्जला कर लो, अपने आप नाक के मसे बैठ जाएंगे।
लेकिन हमको तो 3 टाइम खाना चाहिए, कभी छोड़ने की आदत नहीं है। ये कई लोग तो ऐसे देखे 1 टाइम खाना नहीं छोड़ सकते हैं। और जाग इसके सामने आयुर्वेद ने लंघनम परम औषधि बताई है। शरीर में कभी भी कोई भी प्रकार की समस्या आए तो आपको इमीडिएट यही समझ लेना चाहिए, आपके खून में और आपके शरीर के अंदर कचरा बढ़ गया है आपकी आंतों में, तो वो कचरे को कम करने के लिए खाना पीना छोड़ दो। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए खाना पीना छोड़ दो, तुरंत ठीक हो जाते हो। गाय भैंस भी बीमार पड़ती है तो खाना छोड़ देती है, लेकिन मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो घर के सारे लोग इसके माथे पे बैठ जाते हैं। हाँ बेटा खा ले, अशक्ति आ जाएगी। हाँ, खिला खिला के उसको ज्यादा बीमार करते हैं। तो ये छोटी सी बात बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर लेता है। जबकि भोजन की जरूरत ही नहीं होती है, बीमारी में भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, ये कुदरत का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन उसके सामने हम देखते नहीं है। तो ये सफाई, हाँ एनिमा की सफाई बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे क्लास के जितने भी है स्टूडेंट, वो सब लोग अपने अपना एनिमा का डब्बा हमारे सेंटर पे से आके ले जाए, मंगवा ले। क्योंकि आप दुकान में लेने जाओगे तो 400 रुपया लेगा, और हमारे यहाँ लेने आओगे तो 200 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो वो डब्बा का उपयोग करो, खुद एनिमल लो, पता चले आपको कि भी कितना मजा आता है, कितना मल निकलता है। एक बार लेना शुरू करोगे ना तो फिर आप जीवन भर उसको छोड़ोगे नहीं। हाँ, इतनी आपको एनिमा लेने से आनंद रहेगा। तो एनिमा का प्रयोग सब लोग करें और उसकी प्रैक्टिस करें, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और आपको आप एनिमा लेते हो या नहीं लेते हो? आप एनिमल लेते होगे तो आपको ओरल की जो एग्जाम है उसमें मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। हाँ, जो आपको उसका एविडेंस देना पड़ेगा कि भाई आप एनिमल लेते हो, आपके घर वालों के पास से लिखवाना पड़ेगा कि भाई ये भाई एनिमल ले रहे हैं। आप बोलोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो आपके परीक्षा में मार्क्स भी ज्यादा मिलने वाले हैं एनिमल लेने वाले को। ओके। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो ऐसा लगता नहीं है, तो हम यहाँ उसको खत्म करते हैं। परसों दोबारा मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं एनिमा का वीडियो की लिंक रख दूंगा, ठीक है।